ही भूल गए हो। नहीं नहीं पापा, मैं ज़रा बिज़ी होता हूँ बिज़नेस में, तो वक्त नहीं मिलता। अपनी बात की वजाहत करता उसको बहका लगाने पर मजबूर कर गया, जबकि वो हैरानगी से अपने मोबाइल को घूर कर रह गया। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा जी, अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम कहाँ होते हो। हंसते हुए वो बोले और उनकी बात पर हैरान हुआ। क्या मतलब बाबा? अपनी हैरत पर काबू पाते वो संजीदा होकर बोला। मेरी बहू को कब ला रहे हो घर? उनकी इस बात पर 2 मिनट तक वो कुछ बोल ही ना पाया। आपको कैसे पता चला? मुश्किल वो बोला। बेटा जानिए, मैं बाप हूँ और मुझे ही पता ना चले ये हो ही नहीं सकता। अब शराफत से मेरी बहू को घर ले आओ। मैं भी अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा किसके लिए इतना पागल हो चुका है। उनकी बात पर वो हंसने लगा। बाबा मैं कल ही आ रहा हूँ घर, तैयारी कर लें फिर। शर्मिंदा होना तो उसने सीखा ही ना था, ढीठ बनकर उसको तैयारी का बोल रहा था। वो भी हंसते हुए कॉल बंद कर गया, जबकि वो मुसलसल उसे सोचने लगा। उसका घबराया हो रूप उसके सामने आगे था, तभी उसका दिल बेचैन होकर फ्लैट जाने को मचलने लगा। वो भी दिल की बात पर लब्बैक कहता ऑफिस से निकल आया। जैसे ही फ्लैट में आया तो हर तरफ खामोशी का रास्ता। वो हैरान होकर रूम में गया जहाँ वो मैडम नींद की वादियों की सैर कर रही थी। उसकी बेचैन नज़रों को उसे देखते ही सुकून मिला। तभी वो फ्रेश होकर वापस आकर उसके पास ही लेट गया। उसे देखने लगा। उसका सांवली रंगत उसे बहुत पसंद थी। उसको अपनी आंखों में बसाता काफ़ी देर से उसे देखने में मसरूफ़ रहा। उसकी नज़रों की तपिश ही थी कि वो नींद में कसमसाई, जैसे उसे मकाबिल की हरकत पसंद न आई हो। ज़रग़म ने उसका ये अंदाज़ देखा और झुककर उसके गाल पर अपने लब रखे। तभी वो नींद से जाग गई। जब उसे कुछ समझ न आया तो उससे दूर होने लगी। ज़रग़म ने अपना मौका पाते ही उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गिरफ्त उस पर सख्त कर दी। चुपचाप सो जाओ, फजूल की कोशिश करना बेकार है। उसकी मलामत की तरफ इशारा करता उसे सीने लगातार सुलाने लगा। कुछ देर वो उससे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसकी गिरफ्त से ना निकल पाई तो रूहान सी हुई। आप क्या खाते हो? उसकी अजीब सवाल पर वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्या मतलब? उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कड़े तेवरों से पूछने लगा। वह कुछ नहीं, बस वैसे ही अपनी बात कहती। उससे डर से ही उसके सीने पर चेहरा छुपा गई, जबकि वो उसके अंदाज पर मुस्कुरा। डरती भी मुझसे हो और मुझसे ही बचकर मेरी पनाहों में आती हो, क्या ही कहने हैं मेरी बेगम के। उसको अपने सीने से भींचता वो शर्माने पर मजबूर कर गया, और वो भी सुकून से उसको अपने साथ लगे देखकर गहरा सांस भरता सोने की कोशिश करने लगा। उसकी भीगी आंखें जावर शाह का सुकून बात कर रही थी। तभी वो सिगरेट सुलगाता उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करता खिड़की के पास जाने लगा। उसकी सूसू की आवाज़ अभी भी उसे सुनाई दे रही थी, जो उसे बहुत बुरी तरह बेचैन किए हुए था। दावर ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। अब उसका जब जवाब देने लगा था। शट अप वानिया, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? रोना है तो कहीं और जाके रो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। सख्त लहजे में बोलता वो उसको और रोने पर मजबूर कर गया। आप अगर एक आंसू भी तुम्हारी आंख से निकला तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अब उठो जल्दी, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ। उसका हाथ पकड़ते ज़बरदस्ती खड़ा करता उसको घूरने लगा। वो बेचारी उसके गुस्से को देख कर ही सांस रुक गई। सांस लो डफर, उसकी गुमसुम देखता वो उस पर गुर्राया था। तभी वो डरती सांस लेती सर झुकाकर खड़ी हो गई। जावर उसे एक नज़र देखकर उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ता बाहर की तरफ बढ़ा और हैरान परेशान सूसू करती उसके साथ चलने लगी, जो उसे ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा था। बाहर लाउंज में फरिया बेगम और बीजान बैठे उसको ज़्यादा देख रहे ती रह गई। फरिया बेगम तो वानिया के अंदाज पर ही मुस्कुरा पड़ी थी। गुस्से में उसे साथ लेकर जाता जाविर और रोती हुई उसके साथ चलती वानिया ने बीजान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वो दोनों ही उनको बहुत प्यारे लग रहे थे। एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हुए उनके अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। डॉक्टर महमल नूर आपसे कोई मिलने आया है। नर्स उसको पैगाम देती अपनी ड्यूटी करने लगी। वो हैरान होती बेटी के लिए कि जानिब कहीं आज तक उससे कोई मिलने नहीं आया था, इसलिए उसका हैरान होना जायज़ भी था। वो जैसे ही अंदर आई, लेकिन अपने सामने मीरब को देखकर उसकी आंखें हैरत से फट गई थी। आप यहाँ? वो बेयकीन थी। हाँ जी मैं जाने मीराब शाह, क्यों खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? नहीं नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। उसके तर्ज मुखातिब पर ब्लश करती उसे घूर कर रह गई, जबकि मीराब उसके सुर्ख गालों को बड़े गौर से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? उसकी अपनी जाने माहूयत नोट करती वो ज़रा कन्फ्यूज़ हुई, जबकि वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब खड़ा हो गया। चलो कहीं बाहर बैठकर कॉफ़ी पीते और बात भी हो जाएगी, संजीदगी से कहता उसे परेशानी में डाल चुका था। क्या हुआ है? सब खैरियत? वो उसके अंदाज पर बौखला गई थी। तभी मीराब के हाथे पर बल पड़े। उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ता उसे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि वो हैरत से मुँह खोले उसे देखती रही थी। आखिर उसे आज हुआ क्या है और जो ऐसा रवैया देखने को मिला। गाड़ी में भी मुसलसल खामोशी रही। हॉस्पिटल से दूर इसे शहर की तरफ ले आया। एक कॉफ़ी शॉप पर गाड़ी रोक कर अपने और उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए भी वो संजीदा ही था। अपने अब महमल नूर की बस हुई थी। उसका ये रूप ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी।
मीरू उसे पुकारते उसका ध्यान अपनी तरफ कर गई। मीराब उसे अब भी गौर से तकने लगा, जबकि महमल वो यहाँ वहाँ देखती उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ है, आप यूँ मुझे क्यों देख रहे हैं? हिम्मत करती है पूछ चुकी थी। मीराब ने उसका घबराना नोट किया तो उसका बाजू पकड़ता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसका सर उसके सीने से आ लगा। बौखलाकर पीछे होना चाहा, पर मीराब ने ऐसा ना करने दिया। क्यों किया तुमने ऐसा महमल नूर? तुमने मेरे जज्बात से आगाह थी ना, तो क्यों इनकार किया? उसकी सख्त पकड़ उसे घबराने पर मजबूर कर रही थी। तो क्या किया मैंने? अब भी वो हैरत से मीराब को देखने लगी, जिसका पूरा नाम लेने पर ही समझ गई थी कि वो उसे सख्त नाराज है। मीराब उसकी हैरानगी नोट करता और तैश में आया उसका बाजू और सख्ती से पकड़ता उस पर चीखने लगा। क्यों इनकार किया? शादी से इतने साल सब्र किया मैंने, क्या ये कम था जो अब इनकार की सूरत मुझे और तकलीफ दे रही हो? पर मैंने शादी से इनकार नहीं किया। मैंने बीजान को कहा था कि कुछ महीने बाद शादी रख लें, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए लंदन से डॉक्टर्स की विजिट करना है। ऐसे इतनी सी बात थी। तो हैरत से अपनी बात की वजाहत करती वो मीराब को देखने लगी। ये इतनी सी बात नहीं है, मेरी ये जान अजाब में डालने की बात है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूँगा। अब की बार तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। मजाक समझा है ना तुमने मेरी फीलिंग्स को? जब चाहा उससे खेल लिया, जब चाहा इनकार किया। मीरा आपका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो चुपचाप अब उसको सुन रही थी, क्योंकि अब वो उसकी बात वो सुनना नहीं चाहता था। मीरा आपको उसकी अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और इस स्टीयरिंग की मजबूती से पकड़ता बाहर की जानिब देखने लगा, लेकिन फिर भी गुस्सा कम ना हुआ। महमद नूर, आखिरी दफ़ा तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अब की बार तुमने कोई बहानाबाजी की तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। याद रखना तुम अब मेरी बात। मीरा आप सख्ती से बोलता, उसको शौक सी कैफियत से डाल गया। दिल था कि बंद ही हो जाता। मीरा आप की भीगी आंखों से देखती अब भी यकीन थी और ये सब बोल चुका था या वो ख्वाब देख रही थी। जबकि मीराब ने उसकी तरफ अब देखना भी गवारा नहीं समझा और गाड़ी भगा ले गया। पीछे कॉफ़ी का ऑर्डर लेकर आता बेटा अरे अरे करता ही रह गया। वो उसे एक शॉपिंग मॉल में ले आया था, जिसे देखकर वो हैरान थी, जबकि जावर को उस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि उसका हाथ था में उस मुसलसल उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगा। वानिया ने एक दो बार अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो ऐसा करती जावर अपनी गिरफ्त और ज़्यादा सख्त कर लेता। जब वानिया बेबसी से उसे देखती, लेकिन वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। अजीब शख्स से मेरी कोई बात भी नहीं सुनता, अब हाथ भी नहीं छोड़ा। दिल ही दिल में अपने आप से बातें करती वो जावर से नाराज थी, जबकि जावर शाह को उसके लिए अपनी पसंद का ड्रेस ढूंढने में मगन था। एक दो घंटे बाद जावर को एक मैरून रंग की नेट की लॉन्ग फ्रॉक पसंद आई, जिस पर बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन काम हुआ था। वानिया की तो इतनी भारी सूट देखते ही सिट्टी गुम हो गई थी। उसने एहतजाज करना चाहा, पर जावर की सख्त घूरी पर अपना खुलता मुंह बंद करना पड़ा। जावर ने इस ड्रेस के साथ ही हर चीज़ मैचिंग की थी। सैंडल देखकर तो वानिया के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। वो कभी सैंडल पहन नहीं सकती थी, उसे उससे बिल्कुल चलना नहीं आता था। जब भी पहनती तो उसका गिरना यकीनी होता था। तंग आकर वो ऊंची हील वाली सैंडल पहनना छोड़ चुकी थी, लेकिन अब जावर को खरीदता देखकर कुछ भी ना बोल सकी। उसने उसकी सुननी भी कहाँ थी, वो तो अपनी मर्जी का मालिक था। शॉपिंग मॉल से निकलते वक्त भी उसका हाथ जावर के मजबूत हाथ में था। वो सर झुकाती उसके साथ चलने लगी, तभी एक हाथ पर उसकी सख्त से सख्त गिरफ्त उसे देखने पर मजबूर कर गई, जो दूर खड़े लड़कों को गुस्से से देख रहा था। तुम सही से चादर नहीं ले सकती क्या? गाड़ी में बैठते ही वो फट पड़ा। वानिया ने हैरान होकर अपनी चादर देखी जो उसने पहन रखी थी। कुछ बोलने ही लगी थी कि जावर ने उसको घूरते चुप करवाया। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ भी ना निकला। तुम्हारे मुँह से सख्ती से बोलकर उसे हवेली ले आया। रात के 8 बज रहे थे, जब सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। जब भी वो उसे अंदर ले आया, अस्सलाम वालेकुम उनको सलाम करता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वानिया को सख्त भूख लगी थी। खाने को हसद भरी नज़रों से देखती वो भी उसके पीछे चलने लगी, क्योंकि हाथ तो वो छोड़ने वाला नहीं था। खाने पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी हरकत नोट की थी। सबके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन एक फर्द था वहाँ जिसको ये एक आंख भी ना भाया। खाना तो खा लो जावर, साजिदा बेगम ने उसकी खफगी से कहा। अभी मूड नहीं है मेरा, बाद में खा लूँगा, आप सब खाओ, उसके नरमी से जवाब देता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वानिया ने हैरान होकर उसे देखा था, कितना नरम बोलता था अपने घर वालों से और उसके सामने जैसे अंगारे चबा लेता था। रूम से आते ही जावर उसे बेड पर फेंका और डरती हुई सीधी हुई जब वो उसके पास आया, उसके जबड़ों को सख्ती से पकड़ता उन पर फनकारा। आज के बाद तुम सिर्फ चादर में नहीं नकाब करके घर से निकलोगी, समझ आई? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी देखे। मेरी बात को रद्द किया ना तो सारी तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा। अपनी बात कहकर झटके से उसे छोड़ता वो वॉशरूम में बंद हुआ। वानिया की आंखें उसकी बात पर फटी की फटी रह गई। उसे उसकी बात की कुछ समझ न आई कि एकदम से उसे हुआ क्या। जो अबाया पहनने का बोल रहा था, इसी ख्याल से वो अपने हाथ को देख रही थी, तब जो बहुत सुर्ख हो चुका था। जंगली इंसान मेरे हाथ से क्या हाल कर दिया है। उसे कोसती भूल चुकी थी कि वॉशरूम से बाहर आ चुका है। मुझे कोसने से अच्छा है कि जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। टॉवल से अपने बाल रगड़ता उसे हुक्म देता बेड पर बैठ के था। जबकि वो उसकी आवाज़ सुनती फ़क्त चेहरा लिए मुड़ी नज़र उस पर गई तो उसे यूं बनियान में देखकर सुर्ख पड़ती बाहर को भागी। क्या हुआ है, इतनी बौखलाई हुई क्यों? किचन
किचन में फरिया बेगम काम करती, उसका फूला सांस देखकर बोली, होना क्या है आपका लाडला, मुझे बातें सुनाने के अलावा करता ही क्या है? खाना लेने आई हूँ जैसे नौकर हूँ ना मैं। उसकी बेजारी से बोलती उसको गुस्सा दिला गई। वानिया, बुरी बात, शौहर तुम्हारा कितनी बार बोला है उसकी इज्जत का क्या करो। अब कोई शिकायत मुझे मिली तो मैंने तुमसे बात नहीं करूँगी। उसका अच्छा खासा झाड़ कर खाने की ट्रे से थमाती हुई बोली, अम्मी ना। वानिया रोहान से हो गई, कोई बात नहीं सुननी मुझे, जाओ तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है खाने का। उसे हरी झंडी दिखाती खुद भी किचन से निकल गई, जबकि वो बेबसी से उनको ज़्यादा दिखने लगी। रूम में आकर उसके सामने ट्रे रखकर जाने लगी, तभी उसकी आवाज़ रूम में गूंजी, तुमने खाना नहीं खाना? दावर बड़े मज़े से खाता हुआ बोला। वानिया ने एक नज़र से देखा और बोली, भूख नहीं मुझे। रूम से बाहर जाने लगी थी कि फिर से उसकी आवाज़ ने उसे कदम रोक लिया। वापस और वानिया ने मुड़कर उसको देखा, जो संजीदा सा खाना रोक कर उसे देख रहा था। कुछ कहा है एक बार में ही, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अब की बार वो सख्त लहजे में बोला तो वानिया फट बेड पर आकर बैठ गई और दावर के हाथों से मुस्कुराहट आकर जल्द ही गायब हो गई। अब खाना खाओ आराम से, दावर ने निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वानिया को अब हैरत से झटके ही लग रहे थे। खाओ, दावर शाह ने निवाले की तरफ इशारा किया तो तब वो मुंह खोल गई और दावर ने उसे निवाला खिला दिया। वो भी चुपचाप उसके सामने बैठी खाना खाने लगी और दावर शाह अपने साथ उसे भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। तभी दावर शाह का मोबाइल बज पड़ा। फ़ोन अटेंड करते ही उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वानिया खामोशी से उसके तासुरात देख रही थी। तभी वो फ़ोन वाले पर चीखा, क्या बकवास कर रहे हो? ढूंढो उसे, वरना तुम अपनी टांगों से कभी खड़े नहीं हो सकोगे। मेरे आने तक उसे ढूंढ कर रखो, आ रहा हूँ मैं। उसे से कहता वो उठ खड़ा हुआ और तैयार होकर रूम से निकलने लगा। तभी कुछ याद आने पर वो वानिया के पास आया। वो उसके अपने करीब करता देख कर घबरा कर बेड से उतर कर खड़ी हो गई। मैं काम से जा रहा हूँ, कोई भी तुमसे पूछे तो यही बोलना हाँ कि और हाँ, हवेली से एक कदम भी बाहर मत निकलना, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ कैसा पेश आऊँगा। उसके गाल को थपथपा कर अपने इस बात कहकर चला गया। पीछे वो उसका लम्हा देर तक अपने गालों पर महसूस करती रही। जट जी आ रहा है, हर तरफ यही आवाज़ और अफरा तफरी थी। सब एकदम चौकस होकर अपने अपने काम करने लगे थे। सबको अपनी अपनी फिक्र थी, जल्दी जल्दी करो, जट जी आने वाले हैं। रॉबर्ट बौखलाकर वहाँ के तमाम वर्कर्स को हिदायत देने लगा। उसकी खुद के हाथ पाँव फूले हुए थे, क्योंकि जट जी का नाम ही उसके लिए दहशत से कम नहीं था। जेठ जी आ चुके हैं और उनकी गाड़ी भी दाखिल होने वाली है, वर्कर ने आकर बताया। तो वो बाहर की जाने भागा। उसे मालूम था जेठ जी आज बहुत गुस्से में है। खुर्रम का कहीं भी पता नहीं चला रहा था। उसे हर हाल में काबू करना चाहता था, इसलिए वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहता था। पहले वो ऐसा ही था, सख्त रूड और बेहस मर्द, लेकिन अब खुर्रम की वजह से उसकी वहशीपन में और इजाफा हुआ था। जैसे ही गाड़ी से वो उतरा, सबकी आंखें एक पल के लिए उसकी तरफ ठहर सी गई थी। वो था ही इतना दिलकश कि सब उसको रश भरी नज़रों से देख जैसे मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। ऊंचा लंबा कद, चौना सीटा, गंदमी रगत, काली चमकती आंखें जो हर वक्त अपने अंदर एक खास किस्म का स्याह रखती थी। कसरती जिस्म देखने से किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगता था। उसकी ये खास बात थी कि चेहरे पर वो मास्क पहन कर रखता था, कोई भी उसका चेहरा देख नहीं पाता था। ब्लैक पैंट और ब्लैक ही हुडी वो अक्सर पहना रहता था। जब भी वो उसको जब भी उन सबको दिखता इसी हुलिये में दिखता था। क्या रिपोर्ट है? रॉबर्ट भारी गंभीर आवाज़ में बोलता। रॉबर्ट के छक्के छोड़ा चुका था। रॉबर्ट के गले में गुटली उभर कर मधुम हुई। जी सर, अभी तक खुर्रम का पता नहीं चल सका। सर झुकाकर उसके पास खड़ा थर कांपने लगा था। जेठ जी ने गुस्से से उसको देखा और उसके माथे पर अपने हथियार रखा। उसको गुस्से से बोला, जब मैंने बोला था कि मुझे हर हाल में चाहिए तो वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? जाओ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, ढूंढो से कहीं से भी तलाश करके मेरे पास लाओ। और अगर तुम कामयाब ना हो सके तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जेठ जी उस पर गुस्सा होता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। रॉबर्ट फिलहाल जान बच जाने पर बहुत खुश था, लेकिन 1 घंटे की तलवार उस पर अब भी लटक रही थी। किसी भी हाल में उसे खुर्रम को ढूंढना था, जिस पर अपने बंदे उसने लगाए हुए थे। बस खबर के इंतजार में था कि जेठ जी की आमद ने उसको बौखला दिया था। अच्छा खासा बंदा भी इस बार ज़रूर जेठ जी के सामने गड़बड़ा जाता। ये तो फिर उसका खास वर्कर था। 1 घंटा पूरा होने में भी 30 मिनट बाकी थे, तभी रॉबर्ट के खुर्रम के मिल जाने की खबर मिली। ये खबर सुनते ही उसकी सांस में सांस आई थी और अब वो जेठ जी के रूम की तरफ भागा। रूम को नॉक करते हुए भी उसकी घबराहट में पसीने आ रहे थे। यस कम इन, उसकी भारी आवाज़ सुनकर रूम के अंदर दाखिल हुआ और जेठ जी चेयर पर बैठा अब उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। सर, खुर्रम का पता लग गया है तो चलो जल्दी, अब और इंतज़ार नहीं होता। मुझे यकीन है तुम ढूंढ लोगे उस खबीस को। जेठ जी उसकी बात सुनते ही एक झटके से उठ खड़ा हुआ, बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि रॉबर्ट ये सोचने ही लगा था कि क्या वो तारीफ थी या तंज था। अब कहीं तुम्हें एडमिशन देना होगा, तब रॉबर्ट साहब तशरीफ़ लाएंगे। जेठ जी की दोबारा आवाज़ पर वो होश में आता उसके पीछे भागा। पहले तो नहीं, लेकिन अब ज़रूर उसको तंज किया गया था। जब भी वो समझता शर्मिंदगी से उसको खुर्रम का एड्रेस बताने लगा, जहाँ उसके आदमियों ने उसको बांध कर रखा था। दावर शाह की पकड़ से वो किसी तरीके से नहीं निकल तो गया था, लेकिन जख्मी वजूद के साथ वो ज़्यादा देर भाग नहीं सका। इन दोनों मुसलसल दावर
और शाह के आदमी उसे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़बान ना खुली। अब के किसी तरह वहाँ से भाग निकला था। मुसलसल भागने से उसके पाँव से खून निकलने लगा था, और यही तक का सफ़र का यही और यही उस तक पहुंचने का रास्ता जिसको वो इग्नोर कर गया था। इस्लामाबाद के घने जंगल में वो किसी रहायशी जगह की तलाश में था, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आया। अंधेरा भी हो चुका था, उसका जिस्म अब हिम्मत हार गया था। थक हार कर वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। जख्मों की वजह से उस पर क्रोध की छाई लगी। तभी उस पर बंदूक तानी गई। उसको समझ न आया कि उसके साथ क्या हुआ है। जल्दी उठो और चुपचाप हमारे साथ चलो। ब्लैक रिंग और कपड़ों में वो तमाम नकाबपोश उस पर नजरें गाड़े हुए थे कि कौन हो तुम लोग। डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। तुम्हें जल्द तुम्हें पता लग जाएगा, उस नकाबपोश ने उसका गिरबान पकड़कर कहा। जबरदस्ती खड़ा किया। आज झटके से खड़ा करते उसने जख्मों से खून रिसने लगा था। छोड़ दो मुझे प्लीज़, मेरा कोई कसूर नहीं। वो अब गिड़गिड़ाया। तुम्हारा कसूर ये है या नहीं, ये फैसला हमारे बॉस करेगा। उसके साथ लिए वो एक कोठरी के में आ चुका था। वह हैरान था कि कौन लोग थे, हो सकता है जिनको उसकी तलाशी दावर शाह के बंदे ऐसे होलिये के नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वो सोच में पड़ चुका था कि उसे वहाँ लाकर बांध दिया गया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, खोलो मुझे, कोई है यहाँ, खोलो मुझे। उसको बांध कर वो सब उस कमरे से निकल गए थे। कमरे में तारीकी छाई हुई थी, सिर्फ उसकी अपनी आवाज़ गूंज रही थी। अब उसे डर भी लगने लगा था। निकालो मुझे यहाँ से बाहर, चीख चीख कर उसका गला खुश हो चुका था। पूरा जिस्म दर्द से बेहाल था, लेकिन अब नकाबपोश को उस पर ज़रा भी तरस न आया। अब वो थक हार कर अपने ढाल होकर बैठ गया। अब उसके जिस्म में मुज़ाहमत की भी हिम्मत नहीं थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उस कमरे में कोई अंदर दाखिल हुआ, जिसने जैसे ही वो आया कमरे में बाहर लाइट अंदर भी आने लगी। खुर्रम का सर अब नकाहा से झुका हुआ था। आने वाले के सिया चमकते बूट उसे नजर आए। बूटों से होती हुई उसकी नज़र अब उस शख्स के चेहरे की जानिब गई जहाँ ब्लैक मास्क लगा हुआ था। खुर्रम की आंखें आने वाली की दहशत से ही फट गई थी। रंगत पूरी की पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी। जर्जिस के कांपते हुए होठों से नामदा हुआ मुकाबिल का उसके सही अंदाज पर कहकाम कमरे में गूंजा था। सही पहचाना तुमने, अभी तक भूले नहीं हो मुझे। चलो अच्छा ही हुआ, देख लो आज फिर सामने हो ही गया। जर्जी उसके सामने कुर्सी घसीट कर बैठा। खुर्रम अब खौफज़दा नज़रों से उसे देख रहा था। डरो मत, कुछ नहीं होगा। बस जो पूछता था वो सीधे तरीके से बता देना। अगर होशियारी की तो अंजाम तो तुम पता है जर्जी धोखा देने वालों को क्या सज़ा देता है। जर्जी ने सख्त लहजे में उसको हड्डियाँ हवाइयाँ उड़ी जैसे देख कर जर्जी बड़े आराम और सुकून से उसके तासुरात नोट कर रहा था। तो क्या पूछना चाहते हो? खैर हमने खुश होते होठों पर जबान फेरी। फिर उसकी अपनी मौत सामने ही नजर आ रही थी, क्योंकि दर्जी उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ये बात वो अच्छे से जानता था। शाह जो कि उमर शाह का बेटा था, उसने कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। ये भी जानते हो कि वो हमला तुमने किया था। बस मुझे ये बताओ कि वो किस के कहने पर किया था। जर्जी की भारी गंभीर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी बात सुनना ने बहुत बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। चाहते हुए भी वो कुछ बोल ना सका। बोला, अब जर्जी गुस्से में बोला, लेकिन बाहर भी चुप रहा। तब जर्जी ने रॉबर्ट को इशारा किया। उसके इशारा कर समझते एक बॉक्स लाया और वो बॉक्स खुर्रम के ऊपर उलट दिया। खुर्रम ना समझते हुए जर्जी की तरफ देखा। उसे समझ ना आया कि बॉक्स में ऐसा क्या था जो अभी तक वो जान नहीं पाया। जर्जी उसकी हालत से अंदोज हो रहा था, जबकि रॉबर्ट ने तरस भरी नज़रों से खुर्रम को देखा। रॉबर्ट जैसा मर्द भी खुर्रम के मुतफ़क्का अंजाम से खौफज़दा था। कुछ देर में ही खुर्रम को अपने जिस्म पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो चीज़ रेंगती हुई उसके पेट को अपनी पकड़ में जकड़ रही थी। खुर्रम ने हैरान होकर अपने ऊपर देखा। तब उसकी दर्द भरी चीख उस कोठरी में गूंजने लगी, जबकि जर्जी को सुकून से बैठा उसकी हालत देख रहा था। बाहर खड़े उसके आदमी भी लरज़ उठे थे। जर्जी जितना कोई भी वहशी दरिंदा नहीं था। अभी उसका मुजाहरा वो सब देख चुके थे। बताता हूँ मैं उसको, हटाओ प्लीज़। जहरीले काले सांप को खौफ से देखते हुए आखिर बोल ही पड़ा। जर्जी देरेला मुस्कुराया और फिर से रॉबर्ट को इशारा किया। उसने वो सांप बॉक्स में बंद कर दिया। वह पानी प्लीज़। खुर्रम ने प्यास से खुश्क होते होठों को ज़बान पर तर करते हुए कहा। पानी पीकर वो थोड़ा सुकून में आया। चीखने से उसका गला खुश्क हो चुका था। अब बताओ किसने कहने पर हमला किया? जर्जी ने संजीदगी से अपना सवाल दोबारा दोहराया। अब कबीर शाह करवाया था वो हमला। मैं नहीं जानता किस वजह से करवाया। मैं पैसों की लालच में आ गया था, इसलिए मैं मान गया। कत्ल कभी किया नहीं मैंने। इसका मेरा निशाना सही ना लग सका। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ बताने लगा। कबीर शाह का नाम सुनकर ही जर्जी को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। रॉबर्ट को इशारा करता हुआ खुद वहाँ से निकल गया था। शदीद गुस्से के आलम में वो क्या करने वाला था किसी को कुछ पता नहीं था। कबीर शाह से उसकी कभी भी ना बन सकी थी, इसलिए कहा जा सकता था कि दोनों कारोबारी हरीफ थे। लेकिन जर्जी की पुरस्कारियत अलग ही थी। वो कभी खुलकर जाहिर नहीं हुआ था। आखिर वो
वो है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ किसी राज की तरह छुपा हुआ था। उसके चंद दोस्तों के अलावा कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ नहीं जानता था और यही तजस्सुस लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा करता था। जेड जी की एक खास बात ये थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो लड़कियों से सख्त एलर्जिक था। वो लड़की ज़ात को ज़्यादा अहम नहीं समझता था। वही वजह थी कि उसकी रूडनेस की वजह से लड़कियों उसके साथ की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो अब किसी एक पर मरता था। उसकी नस नस में वो लड़की खून बनकर दौड़ती थी। खुद जेड जी को भी इल्म ना था कि वो लड़की कुछ ही दिनों में उसके लिए इस कदर ज़रूरी हो जाएगी कि उसके बिना नहीं रह पाएगा। वो लड़की मिडिल क्लास की रहने वाली थी, लेकिन जेड जी की आंखों में बस चुकी थी। उसे बस इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी हुई भी या नहीं। बस उसको अपनी मलकियत समझता था। उसके लिए ऐसा जुनूनी था कि अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता था। खुर्रम की वजह से कुछ दिन वो अपनी क्वीन के पास नहीं जा सका था। अब उसकी तलब उसको बेकरार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे और वो तेज़ ड्राइव करता हुआ अपनी क्वीन के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। उसका ख्याल आती ही उसके चेहरे पर एक खास किस्म की नरमी छा जाती थी, वरना तो वो चेहरे पर हमेशा सख्ती ही रखता था। अब भी वो मुसलसल उसको सोचते ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। जावर का इंतजार उसे पता नहीं क्यों था, अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। वो अपनी इस कैफियत से तंग आकर सोने के लिए लेट गई और जल्दी नींद में भी गुम हो गई। रात का न जाने कौन सा टाइम था। उसे अपने ऊपर वतन से महसूस हो जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। गिरफ्त को सख्त महसूस करते उसकी आंखें पट से खुल गई। खौफ से पसीना आने लगा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो ना समझी से अंधेरे में देखने लगी। जब सोई थी तब लाइट थी, लेकिन अब लाइट बंद थी। कौन है? मुश्किल बोलती सामने वाले को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तब उसकी वानिया की कमर पर से पकड़कर अपने करीब किया, जिस पर वो उसके सीने से आ लगी थी। तो कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। वानिया ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल इंसान ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी थी। उसके दोनों हाथ अपने कब्जे में लिए तभी से साइड लैम्प रोशन हुआ और जब वानिया की नज़र उस शख्स पर पड़ी तो खौफ से उसकी आंखें फैल गई। पूरा जिस्म लरजने लगा। अरे क्या हुआ? डर गई? माइक में मुस्कुराते लहजे में बोलता उसको आराम में डाल गया। वानिया की बोलती उसे सामने पाकर बंद हो चुकी थी। वो तो समझी थी कि पहले वो सब मुलाकात उसका वहम या ख्वाब ही होगा, लेकिन वो शख्स हकीकत बनकर अब उसके सामने था। कहाँ चली गई थी माइको? इन कहाँ नहीं ढूंढना कि देख लो मेरी लगन सच्ची थी। आखिर तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम मुझसे नहीं छुप सकती माई लव। उसके चेहरे पर उंगली फेरता उसको कपवाने पर मजबूर करता उस पर झुकने लगा। वानिया ने सख्ती से उससे दूर होने की कोशिश की। पास मत आओ मेरे, दूर हटो मुझसे, मैं किसी की अमानत, तू प्लीज़ छोड़ो मुझे। वानिया बुरहान सी हो गई थी। मुकाबिल की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसे यूँ लग रहा था कि उसके हाथ कमर में धंस गए हों। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। कोई भी बीच में आया उसका किस्सा मैं तमाम कर दूंगा। उसके चेहरे के पास दबे दबे लहजे में वो गुर्राया। वानिया ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। वो मुस्कुरा कर उस पर झुका और मास्क होने के बावजूद भी उसकी गाल को चूमने लगा। वानिया की आंखों से आंसू रवां होने लगे। जिसको जेड देखता उससे दूर हुआ और गहरा सांस भरता उसको छोड़कर रूम से जैसे आया था वैसे ही निकल गया। पीछे वानिया रोते हुए जावर को याद करने लगी। जब उस इंसान की मौजूदगी ना महसूस हुई तो फट से आंखें खोलकर रूम से में देखने लगी। उसका डर उस कदर हावी था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। अपने ख्वाब को हकीकत के रूम में देखकर वो बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने गाल को रगड़ती उसका लमस मिटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बात से बेखबर थी कि उसकी हरकत किसी को बहुत ही तेज दिला गई थी। वो उससे नाराज़ थी और मुसलसल इग्नोर कर रही थी। जरगम ने उसे देखा जो खामोशी से रूम से बाहर जा रही थी। जबकि जरगम ने गुस्से से बात की थी तब से ही वो उससे दूर दूर थी। वो पहले जैसी सहमी सी रहने लगी थी। जरगम गहरा सांस भरता उसके पीछे गया जो लाउंज में डस्टिंग कर रही थी। अमरहा, जरगम ने उसे आवाज़ दी। जी हैरानगी से उसे देखती वापस उसे अपने काम में करने लगी। तब जरगम को उसकी नज़र अंदाज करने पर तब चढ़ी गुस्से से उसके हाथ पर ड्रेसिंग का कपड़ा पकड़ा कर दूर उछाल दिया, जिस पर अमरह का हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। एक नज़र जरगम और एक नज़र उस कपड़े को देखती अफसोस से सर हिला गई। क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? जरगम ने संजीदा होकर कहा। अमरह उससे यूँ पूछ लेने की तवक्का नहीं कर रही थी। नहीं मैं नहीं कर रही। उसने नज़र चुराती घबराहट का शिकार हुई। जरगम ने फासला मिटाते हुए उसे अपने करीब किया। उसका चेहरा हाथों में थामा। मेरी तरफ देख के बोलो तो मुझे इग्नोर नहीं कर रही। अमरहा बेबसी से अपने होंठ काटने लगी। आंसू देकर चलने को तैयार थे, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। जरगम ने उसकी भीगी आंखें देखी तो एकदम ही उसे अपने सीने से खींच लिया। यार जानम, सॉरी ना हो जाता कभी कभी मुझसे, प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसकी कमर चलाता उससे अपने रवैये की माजरत करने लगे, जबकि वो उससे मेहरबान बना पाते ही फूट फूट कर रो दी। अरे यार अमरा प्लीज़ रो तो मत। जरगम बेबसी से कहता उसे खुद से अलग करने लगा, जबकि उसकी बात पर आमादा नहीं थी। सख्ती से उसकी कमीज पकड़ी हुई थी। वो ज़ारो कतार रोई जा रही थी और जरगम ने मुस्कुरा कर अपने साथ लगी अमरा को देखा। फिर उसे कान के पास शरारत से सरगोशी की। चुप हो जाओ वरना फिर जो मुझे मत कहना कि आपने ऐसा किया वैसा किया। उसकी ये कहना था कि अमरा एक झटके से उससे अलग हुई। चेहरा सुर्ख होने लगा। तभी उसको खफगी से देखती उसके पास से हटने लगी। ऐसा कैसे जा सकती हो बगैर टेक्स्ट दिए? जरगम ने फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डाला और वापस उसे अपने आप से पास कर लिया। अमरा का बोलती तो बंद हो चुकी थी। शर्म से नज़र झुकाई वो जरगम की गुस्ताखी करने पर मजबूर कर गई। जरगम उसकी चेहरे पर झुका और अमरा की आंखें उसकी हैरत से फट सी गई थी। अपनी प्यास बुझाकर वो दूर हुआ तो अमरा की हालत देखकर दिलकश अंदाज में मुस्कुराया और चुपचाप उसे देखने लगा जो अपना सांस नॉर्मल कर रही थी। तभी उसकी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी जो कि वो वाले नहीं थे जो उसके लिए लाया था। वो कपड़े क्यों नहीं पहने? जरगम ने उसे घूर कर पूछा। उस दिन जरगम उसके लिए बहुत सारे रेडीमेड जोड़े और जूते लेकर आया था, जिनको अमरा ने
गुस्से से हाथ भी नहीं लगाया था। वो जानता था कि अमरा उसके साथ अपने डर की वजह से शॉपिंग पर नहीं जाएगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमरा को उनकी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी उसके लिए तमाम चीज़ अपनी पसंद से ले आया था। मुझे नहीं चाहिए कुछ, अमरा ने चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। तो जरगम उसकी बात पर मुस्कुराया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके पास ही बैठ गया। तुम यूं नाराज़गी में भी बहुत प्यारी लगती हो, जरगम ने कहा। अब मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। वो थोड़ा उससे दूर होती हुई तब कर बोली, मगर मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। जरगम उसे तंग करने को उसके करीब हुआ। आप जाए यहाँ से, अमरा ने परेशानी और घबराहट में कहा। अच्छा जाता हूँ, मेरे जाने के बाद लाजमी इन चीज़ों पर नज़र डाल लेना। जरगम उसका माथा चूम कर कहता, किसी काम से चला गया। अमरा रूम में गई और बाकी कपड़ों को तरफ देखा और फिर एक एक करके उन्हें खोल कर देखा। कई बार कोई देखकर पहली बार कोई इतना चाह से उसके लिए कुछ लाया था। एक अजीब सा एहसास उससे होने लगा। जरगम के लिए उसके जज्बात एहसास बदलने लगे थे। वो खुद भी अनजान थी। उसे जरगम की तवज्जो अच्छी लगती थी, उसे अहमियत देता था और अब तो उसके अंदाज में एक अलग ही जुनूनियत झलकती थी। ये सब निकाह का कमाल था और निकाह के दो बोलों का ही अपना असर करना शुरू कर दिया था। सुबह के वक्त जावर शाह हवेली आया। रूम में आते ही उसे वानिया सोई हुई दिखाई दी। उसे एक नज़र देखकर वो वॉशरूम फ्रेश होने चला के वापस आया। तब भी वानिया नींद में थी। जावर ने हैरान होकर खड़ी की जानिब देखा जहाँ सुबह के 8 बज रहे थे, जबकि वानिया फजर की अजान के वक्त ही उठ जाती थी। टावल से बालों को रगड़ता उसके करीब आया और उसे उठाने लगा। वानिया उठो, लेकिन वो टस से मस न हुई। जावर शाह को गुस्सा आने लगा। जावर ने उसके गालों को थपथपाया। उसको हाथ लगाती हुई समझ गया कि वानिया बुखार में तप रही थी और चेहरा बहुत ही सुर्ख हो रहा था। शेट, जावर शाह को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आ रहा था। चुपचाप वो वानिया के पास से उठा और किचन की तरफ गया। कोई भी उस वक्त वहाँ मौजूद न था। एक बाउल में ठंडा पानी ले आया और वानिया के पास बैठकर उसके सर पर अपनी गोद में रखकर उसके ठंडे पानी से पट्टियाँ करने लगा। बुखार हद से ज़्यादा तेज़ था। मुसलसल पट्टियाँ करने की वजह से वो थोड़ा होश में आई, लेकिन अब भी गुनूदगी उस पर छाई हुई थी और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी। जावर ने करीब होकर उससे अल्फाज जानने चाहे। मेरे करीब मत आओ, प्लीज़ छोड़ दो। ये ही बार बार बड़बड़ा रही थी और जावर ने सुनते ही अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और हाथों को मुट्ठियाँ जोर से बंद कर ली। उसे अब बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वानिया का बीमारी में होने का लिहाज कर गया था। वानिया कुछ देर बड़बड़ाने पर दोबारा सो गई थी। अब उसके बुखार की हिद्दत भी कम थी। जावर उसे अच्छी तरह कंबल उड़ाने लगा और खुद मुतमईन होकर कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद सिरगिर छुड़वा खिड़की पास खड़ा हो गया। उसे वानिया की इस कदर सख्त रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी और यूं उससे रूठ डर जाएगी, लेकिन उसकी बातें उसे मुसलसल तेज़ दिला रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दे। वो जितना मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था, इतना ही सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। जहनी कश्मकश में मुब्तला वो खिड़की के पास खड़ा इतने ही सिगरेट फूंक चुका था, लेकिन उसके अंदर की आग कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई थी। बेसुकून सा वो वानिया के पास आया, उसके माथे पर हाथ तक का बुखार चेक किया, जो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। जावर गहरा सांस भरता उसके गाल के इस्तेहाक से चूमता मुस्कुराकर रूम से निकल के साजिदा बेगम को वानिया की तबीयत का बताकर खुद मीराब के पास जाने की तैयारी करने लगा। कुछ रात देर से घर आने पर उसे हर तरफ अंधेरा ही देखने को मिला था। एक गहरा सांस लेकर वो रूम में आया जहाँ वो गहरी नींद में थी। खुद फ्रेश होने के बाद वो स्टडी रूम में चला गया। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ फाइलों के साथ मगजमारी करने के बाद उसे शदीद थकावट होने लगी थी। खाना वो बाहर ही खा कर आया था, जबकि अमरिया ने उसके लिए खाना अलग करके रखा हुआ था। किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो फिर से काम में लग गया। रात के 3 बज रहे थे जब वो उठा। आधी रात का वक्त हो रहा था। उसके कदम अपने रूम की जानिब बढ़ने लगे। उसने होले से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुला। अमरिया नींद अंधेरा किए सो रही थी। रूम में 0 बल्ब जल रहा था और जरगम मुस्कुरा कर उसके करीब आया और पास बैठकर उसका चेहरा देखने लगा। अमरिया बहुत ही गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान वाज़ेह दिखाई दे रहा था। जरगम यकटक उसे देखता, अनमोल लड़की, दुनिया ने तुम्हें कितना बेमोल कर दिया था, मगर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये जरगम खान का तुमसे वादा है। जरगम ने उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी की और फिर उसके चेहरे पर बालों को हटाया तो उसकी आंख उसके लमस पर खुल गई। वो जरगम को अपने इतना करीब देखकर वो जैसे उछल ही पड़ी। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? अमरिया एकदम से उठ बैठी। घबराहट में उसके मुंह से गलत अल्फाज निकल गए, जिस पर जरगम को कहकर बेसाख्ता था। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? जरगम ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू रखा और उसे अपने साथ ही खींच कर बेड पर गिरा दिया। छोड़े मुझे। अमरिया ने उससे दूर होने की कोशिश की। अपनी बीवी को देख रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जो यूँ बेकार की कोशिशों में लगी हुई हो? जरगम ने अब कर कहा, आप यहाँ से चले जाएं। अमरिया ने हल्की आवाज़ में कहा, क्यों चला जाऊँ? ये तो मेरा रूम भी है और तुम मेरी बीवी हो। जरगम ने उसकी बात उसको करीब करते सख्त लहजे में बोला, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं आप जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। आप मुझसे अच्छी लड़की के हकदार हैं। मेरी सांवली रंगत आपके साथ नहीं जचती। मैं आपके सामने खुद को बहुत कमतर महसूस करती हूँ। बचपन से ही मैं अपनी रंगत के ताने सुनती आ रही हूँ। अमरीना भीगी आवाज़ में अपना गुरेज बताया तो जरगम उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। तो तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब तुमसे हमदर्दी में किया है? जरगम ने कहा तो अमरिया ने सारा इस बात में हिलाया। जरगम, अमरिया जानब, जरगम ने बड़े प्यार से उसका नाम पुकारा। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे अच्छी लगती हो तब से, जब से मैंने एक नज़र तुम्हें देखा था, और फिर उसी वक्त से तुम मेरे दिल में बस गई हो। मुझे तुम्हारी रंगत से कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इसी रंगत में बहुत प्यारी लगती हो। उसने आंसू अपनी उंगलियों के पूरे से चुनता उसका हर डर ख़त्म कर रहा था। और जो तुम ज़रा सी बात पर डर जाती हो ना, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं। मैं हमेशा
तुम्हारे साथ हूँ जानम, तुम पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरी बीवी हो, जरगम खान की बीवी। कोई नज़र उठाकर तुमको नहीं देख सकता। वो अब माजी को हम दोबारा जिक्र नहीं करेंगे, जो हुआ भूल जाओ, बस ये याद रखोगे अब तुम जरगम खान की बीवी हो, मेरा जुनून हो, मेरा प्यार हो। तुम उसकी नरमी से गाल चूमता अपने हाल दिल बयान कर रहा था, जबकि वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं इतनी खुशकिस्मत खुश नसीब हूँ। उसकी नज़र उठाकर जरगम को देखा, वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मर्द था जो उसके नसीब में लिख दिया गया था। वो सूरत और सीरत का भी दिलकश था, उसके इससे इजहार मोहब्बत कर रहा था, उसका शौहर था, दोनों में जायज़ रिश्ता था, एक दूसरे पर दोनों का हक था। उसे क्या चाहिए था? अब यहाँ जाना, मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बहुत जुनून हूँ, मेरी मोहब्बत हो तुम, और तुम हमेशा तुम ही रहोगी। जरगम ने उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, जबकि अमरीहा का दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानंद दौड़ने लगा। जरगम उसकी धड़कन बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। पता है अमरीहा जानम, जहाँ खुशियाँ बरस रही हो तो वहाँ पहले पहुँच जाना चाहिए, इससे पहले कि खुशियों की बारिश बरसना बंद हो जाए। जरगम ने उसका चेहरा थोड़ी से ऊपर करते हुए कहा। अमरीहा ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना नज़रें झुका ली। उसकी चमकती जज्बात से चूर आंखों में वो ज़्यादा देर देख ना सकी। अमरीहा जानम, तुम्हारी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जरगम ने कहा तो उसकी पलकी झुकी हुई पलकें लगी। इतना डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, लड़कियाँ तो खुश होती हैं अपनी तारीफ़ पर। जरगम ने मुस्कुरा के उसे छेड़ा तो इस बार अमरीहा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। उसके गालों पर मुस्कुराने की वजह से डिम्पल उभरे थे। अरे तुम्हारे तो डिम्पल भी बहुत प्यारे हैं। जरगम ने उसका चेहरा अपने हाथों में प्याले में लेकर खुमार भरी आवाज़ में कहा। तो अमरीहा का दिल किया कि उससे कह दे कि आप भी बहुत अच्छे हैं, मेरा दिल जीत लिया है आपने, मोहब्बत से बढ़कर इज्जत से दिल जीत लिया है। अमरीहा के दिल में बहुत कुछ था, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। क्या सोच रही हो? जरगम ने उसे ख्यालों में गुम देखा तो उसको हिलाकर बोला। होश में आते ही उसने सरनफी में हिलाया। तुम इतनी खूबसूरत हो के मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी प्यारी और क्यूट लड़की नहीं देखी, जो बिना मेकअप के, बिना पार्लर जाए, आम से लिबास में इतनी प्यारी और मासूम हो। यही तो मुझे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा करता है। मेरा दिल साफ है, तुम्हें देखते रहने को करता है। मेरा दिल करता है सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँ। अमरीहा मेरी जान, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं अपना किया वादा हर सूरत पूरा करता हूँ। जरगम उसकी गुर्बत में बोझल लहजे में ये सब कहता, उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। खुशी से वो सरशार हो गई, जिस जज्बे को वो हमदर्दी समझ रही थी, असल में मोहब्बत ही आई लव यू जानने। जरगम ये कहते ही जरगम उसके लब को अपने लबों में कैद करता अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास थी कि बुझी नहीं रही थी, उसकी गिरफ्त थी कि लम्हा लम्हा बढ़ रही थी। कुछ देर बाद उससे अलग हुआ, उसको ज़्यादा तलब नज़रों से देखने लगा। अमरीहा तो उसकी नज़रों का मफहूम समझते शर्म से उसके सीने में चेहरा छुपा गई। जरगम उसकी इस अदा पर जाना दिल से फिदा हो गया, और ऐसी रात में उन दोनों ने नई खुशियाँ भरी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सुबह अजान की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई, वो आंखें मसलती उठ बैठी। उसके पहलू में जरगम गहरी नींद सो रहा था। आज इतवार का दिन था, इसलिए ऑफिस की छुट्टी ज़रूर करता था और घर में ही वक्त गुजारता था। इतवार के दिन वो ऐसे वैसे भी देर से उठता था। अमरीहा ने उसे देखा, अपनी किस्मत पर रश करने लगी। रात जितनी मोहब्बत तवज्जो जरगम ने उस पर निछावर की थी, उसके साथ बहुत ही नरमी से पेश आया था। उसे अब यकीन हो गया था उसे हमदर्दी नहीं बल्कि मोहब्बत भी है, या मोहब्बत से भी बढ़कर कुछ था। उसके अपने बाल जूड़े में कैद किया और नमाज के लिए उठने लगी तो एकदम से जरगम का हाथ अपने थाम लिया। वह हैरान हुई, उसे तो लगा था कि जरगम गहरी नींद सो रहा है। आप जाग रहे हैं? अमरीहा ने हैरानगी से पूछा। अब जाग गया हूँ, उसे खौफदीदा निगाहों से बोला। अच्छा मेरा हाथ तो छोड़े, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। अमरीहा ने उससे नज़र चुराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो, जरगम ने उसे देखकर बड़े मज़े से कहा। अमरीहा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन भरपूर कोशिश करने के बावजूद अपना हाथ उसकी गिरफ्त से न निकाल पाई। जरगम उसे यूँ ताकत लगाते देखकर मुस्कुराया जा रहा था। चलो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ, कहीं इस नाजुक सी जान का हाथ टूट ही ना जाए। जरगम ने उस पर एहसान करने वाले अंदाज में कहकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसके हाथ छोड़ने पर वो भागकर वॉशरूम बंद हो गई। जरगम उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिया। अमरीहा ने फ्रेश होकर वज़ू किया और फजर की नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर वो उठी और उसकी नज़र जरगम पड़ी, जो फिर से सो गया था। आहिस्ता कदम उठाती बैठ की जाने पड़ी, उसको उठाने के लिए उसके पास गई, लेकिन उसकी नज़रें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। जी भर के अपनी निगाहों में बसाने लगी। उसका दिल उसकी संगत और गुर्बत में बेइंतहा खुश रहता था। वो खुद भी कई बार इनकार करती रही, लेकिन मोहब्बत तो कभी इनकार को समझती है, ये तो होकर ही रहती है। उसकी गुर्बत पाकर उसे ऐसा लग रहा था रब ने उसकी तमाम दुआएं कबूल कर ली। उसका सब्र का फल जरगम की सूरत अता किया है। कब से वो उसे देखे जा रही थी और उसे कोई होश ना था। दिल ही दिल में वो अपने रब की शुक्रगुजार हो रही थी। बेखुदी में उसके चेहरे को तरफ अपना हाथ बढ़ाया और वापस खींच लिया दिल, लेकिन दिल उसको महसूस करना चाहता। तभी वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ दोबारा हाथ बढ़ा गई। अभी वो उसके चेहरे को टच ही करने वाली थी कि जरगम ने एकदम से आंखें खोली और उसके ऊपर अपना खींच लिया। मेरा शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाई, ऐसे क्या देख रही थी। जरगम ने उसका चेहरा अपने सामने किया और उसको मुस्कुराकर बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा, जो अब अपनी हरकत को पकड़े जाने पर उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो उठने लगी तो फिर से जरगम ने उसका दुपट्टा का पल्लू पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो दोबारा गिर गई। हाइफ नजरों से देखती अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। ये क्या हरकत है? नाराज़ होकर बोली। कोई हरकत नहीं, सिंपल सी बात है, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ तुम्हें। जरगम ने फिर से उसकी
अपना हिसार बांधा, उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, जिस पर वो नज़रें चुराकर उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। जरगम ने उसको एक नज़र एकदम से अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और मुस्कुराकर उसे देखने लगा, जिस पर वो हैरान होती जल्दी से बेड से उठने लगी, लेकिन गले में दुपट्टे का खिंचाव उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर गया। जरगम उसके लब मुस्कुराने लगे थे, उसे यूं तंग करके मज़ा आ रहा था। अब दुपट्टा छुड़ा के दिखाओ, जरगम ने मुस्कुरा कर कहा, तो वो दुपट्टा अपने गले से निकालकर बेड पर ही फेंक कर आगे बढ़ गए और भागकर किचन में आ गए। जरगम उसकी इस हरकत पर दिल खोलकर हंसा और उठकर फ्रेश होने चल दिया। नमाज के बाद वो भी अमरीहा को ढूंढता पीछे किचन में आया। वो नाश्ता बना रही थी, साथ में चाय को भी देख रही थी, कहीं गिर ही ना जाए। जरगम दबे पाँव चलता उसके पास आया और पीछे से अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द घायल किए, जिस पर अमरीहा की चीख निकली और जरगम का कहकर पूरे घर किचन में गूंजने लगा। अब चाय गिर जाएगी, हमरा तंग हुई है, गिरने दो, कुछ नहीं होता और बन जाएगी। जरगम ने तो कसम खा ली थी उसको तंग करने की, तभी वो रूहानसी हुई। प्लीज़ मुझे नाश्ता बनाना है, वो उसके बाजू पर हाथ रखती बोली। ओके करो तुम अपना काम और मैं अपना काम करता हूँ। उससे थोड़ा सा दूर होता शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हुआ और सीने पर हाथ बांध कर उसे प्यार से अमरा को काम करते देखने लगा। अमरा उसको यूँ देखने पर बदल हुई जा रही थी। अपने कमरे में जाए, मैं वहीं नाश्ता लेकर आती हूँ, अमरा ने उससे नज़र चुरा कर कहा। क्यों, मेरे यूँ खड़े रहने से क्या मसला है तुम्हें? जरगम ने आईब्रो झुका कर कहा। आप देख रहे हैं मुझे उलझन हो रही है, कोई काम मुझसे ठीक तरह से नहीं हो रहा। मुँह बनाकर बोलती हूँ। जरगम को क्यूट लग रही थी। जहानाबाद डल्लों में जब घर में हुआ करूँगा, हर पल तुम्हें यूं ही प्यार से देखा करूँगा। जरगम ने उसके आगे आई बालों की लट को कान के पीछे करते हुए कहा, जबकि अमरा के गाल उसकी बात पर ही सुर्ख हो रहे थे। जरगम बेसाख्ता झुका और शिद्दत से उसके दोनों गाल चूमकर वो उसे यूं बौखलाहट में छोड़ता रूम से चला गया, जबकि वो उसकी हरकत पर बहुत बुरी तरह सटपटाई थी। नाश्ते की ट्रे उठाकर वो रूम की जाने पड़ी, जहाँ वो बेड पर बैठकर लैपटॉप ऑफिस वर्क कर रहा था। उसे रूम में आता देखकर जरगम ने लैपटॉप को बंद किया और नाश्ते के लिए आराम से बैठ गया। अमरा ने वो ट्रे उसके पास रखी और ख़ुद भी साइड टेबल साथ बैठ गई। जरगम नाश्ता करते करते अमरा को देख रहा था और सोच रहा था कि वो कब उससे बात करे, कैसे करे और क्यों करे। वो जाने पर अब सेट हो जाएगी। उससे डर रिकॉर्ड देखकर ही जरगम अब उससे नॉर्मली बात करने का सोच रहा था। अमरा जानम, जरगम ने चाय का कप उठाते हुए उसे मुखातिब किया। जी, अमरा नाश्ता करते हुए बोली। मैं जा रहा, मैं घर जाऊँ। जरगम ने चाय का घूंट लेते हुए असल बात मुँह से निकाली, जबकि वो नाश्ते को छोड़कर चेहरा फक के साथ उसे हैरानगी से देख रही थी। क्यों, अकेली कैसे रहूंगी? अमरा अब रूहानसी हुई और आंखों में आंसू बिन मिला मेहमान की तरह मौजूद था। खबर जो तुमने रोना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा मैं। जरगम ने उसे घूर कर कहा। तो आप क्यों जा रहे हैं ना? अमरा की सुई उसकी बात पर टकी। यार हद हो गई, मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी साथ जाओगी मेरे, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, बस बात खत्म। सख्ती से बोलता वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अमरा ने बेबसी से उसे यूँ जाते हुए देखा, यानी वो अब उसकी कोई बात भी नहीं सुनने वाला था। जो फैसला कर चुका था उस फैसले पर एक इंच भी हटने वाला नहीं था। और हुआ भी कुछ यूँ ही। जरगम की गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी और अमरा ना चाहते हुए भी जरगम के साथ उसके घर जा रही थी, और वो किस दिल से तैयार हुई थी ये वही जानती थी। जरगम की जिद के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी, तभी वो उसे अपने साथ जाना पड़ा, जबकि जरगम बार बार उसे समझा रहा था, उसने अपने साथ होने का यकीन भी दिला रहा था, लेकिन वही खौफ उसके दिल में मौजूद था, जिसकी वजह से वो बाहर निकलते हुए डरी थी। अपने उस कज़न का सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके दिल में अपने कज़न को लेकर इतना डर खौफ बैठ चुका था कि उसे अब इस बात का भी होश ना था कि अब वो उसकी कज़न ही नहीं बल्कि किसी की बीवी बन चुकी है। जिसकी वो बीवी है उसकी तरफ या उसके घर की तरफ कोई आँख नहीं उठा के भी नहीं देख सकता, जबकि वो तो जरगम की जान थी, उसकी रूह में बसी थी। तो ऐसा कैसे ना वो उसकी हिफाजत ना करता, लेकिन वो अभी तक उसकी हैसियत से नावाकिफ़ थी। अपने इस डर की वजह से वो बहुत कुछ सहने वाली थी, जबकि जरगम उसका ये डर ख़त्म करने का ठान चुका था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना किसी हक से और बिना किसी रिश्ते के हमारे सरों पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि उनका खौफ हमें जीने नहीं देता, उनका डर खौफ हमें खुशियाँ महसूस करने नहीं देता। ऐसे लोगों का डर हमें खुलकर आज़ादी भी महसूस करने नहीं देता। ऐसे फजूल लोगों को, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, बिल्कुल किसी बेकार शय की तरह होते हैं, उनको हम खुद ही अपने सर चढ़ा लेते हैं, जिसके बाद में भी हमें बहुत बुरे नतीजे सामने आते हैं। और यही हाल अमरे का भी था, जिसकी अब जरगम ही अपनी तरीके से दुरुस्त कर सकता था। तुम एक बात समझ नहीं आती, क्यों बकवास की थी मैंने? लाल अंगारा होती आंखों से उसको घूरता वो धाड़ा था, जबकि वो उसके गुस्से से अब वो थर थर काँप रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके देख भी लेती। सख्ती से आंखें बंद की उसकी डांट सुन रही थी, उसकी बंद आंखों से दावर शाह को, और तब चढ़ी थी। बोला, अब क्या कहा था मैंने? उसका बाजू सख्ती से दबोचता उसे झटका देकर फिर से फनकारा, और तो वो रोने वाली हो गई। आपने कहा था कि बाहर मत निकलना। उसके गले में फंसी फंसी आवाज़ निकली, और तुमने मेरी बात पर अमल किया। फिर वो तेश में आया था, जिसके जवाब में वो सरनफी में हिलाने लगी। उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है जो समझ नहीं आता। उसकी कनपुटी पर उंगली रखते जोर देकर बोला, जिस पर वो सर झुका गई थी। वाकई उसकी गलती थी। बिना उससे पूछे वो महमल के साथ हवेली से निकल गई थी, जिसके नताइज पर वो उस पर आग बगोला होकर बरस रहा था। अपनी जगह से वो 100% दुरुस्त भी था। उसका गुस्सा करना बनता भी था। अगर वो वक्त पर ना पहुंचा तो शायद उसके साथ कुछ ना
कुछ बुरा ज़रूर हो जाता, जिससे वो बेवकूफ़ लड़की अनजान थी। यही वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अपनी कोई कमज़ोरी दुश्मन को ज़ाहिर करे और उसका वो फ़ायदा उठा लें। उस वक्त जावर का बस नहीं चल रहा था कि उस पागल लड़की का हशर ही बिगाड़ दे, लेकिन फरिया बेगम के लिहाज कर गया था। आज के बाद तुम इस हवेली से बाहर गई तो तुम्हारी टांगें तोड़ने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करूँगा। गुस्से से बोलकर उसको खुद फ्रेश होने चला दिया था। पीछे से निढाल सी बेड पर गिर गई थी, आंखों में आंसू झलमलाने लगे, अब गालों पर फिसल रहे थे। 5 मिनट बाद ही वो फ्रेश होकर निकल आया। शीशे के सामने बालों को सेट करते हुए उसने नज़र आंसू बहाती वानिया पर पड़ी, जो बिल्कुल वहाँ सांस भी गहरी सांस भरकर रह गई। लड़की दिन ब दिन उसका इम्तिहान ले रही थी, जिस पर वो सबर के घूंट भर कर रह जाता था। अब उठो और खाना लाओ मेरे लिए, रोने धोने से कोई कुछ नहीं होने वाला। सोफे पर आराम से बैठकर उसके सख्त लहजे में बोलने से बाज नहीं आया। तभी वो उसे खफगी से देखती उठकर बाहर चली गई। उसके जाते ही जावर शाह ने सुकून से आंखें बंद की, लेकिन झटके से आंखें खोल दी। उसके दिमाग में फट वही लम्हा आन ठहरा जो उसके तन बदन में आग लगा रहा था। जिन आंखों में थोड़ी देर के लिए सुकून था, वहाँ गुस्सा झलक रहा था। उसका मूड अब फिर से खराब हो चुका था। झटके से उठता गाड़ी की चाबी उठाकर रूम से ही निकल गया। थोड़ी देर बाद वानिया खाने की ट्रे लेकर आई तो खाली कमरा उसको मुंह चढ़ा रहा था। ये कहाँ गए हो, हैरत से बोलती वो वहीं बेड पर बैठ गई। अब खुद बड़े मज़े से खाना खाई थी। जावर वहाँ होता तो उसे अपनी घुइयों से ज़रूर नवाजता, लेकिन अब वानिया को किसका डर था, इसलिए तो सुकून से खा रही थी। जावर ने उसे अच्छी तरह मना भी किया था बाहर नहीं जाना, लेकिन उसका दिल इतना घबराया। महमल उसे अपने साथ ले गई, लेकिन बाहर ज़मीनों पर जाती ही महमल को ज़रूरी कॉल आ गई और उसे सुनने में लग गई। जबकि वानिया चलती हुई उससे काफ़ी दूर निकल आई थी, जिस पर उसे अफसोस भी था। वो दूर जाते ही उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो किसी की नज़रों के हिसार में यहाँ वहाँ देखती उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो किसी की नज़रों के हिसार में यहाँ वहाँ देखते हुए उसे दूर एक गाड़ी नजर आई जो अब उसके नज़दीक आ चुकी थी। वहाँ हैरानगी से देखती हुई गाड़ी से दूर हुई, जो बिल्कुल उसके पास आकर रुकी थी। गाड़ी से निकलने वाला आदमी इस कदर खौफनाक था कि वानिया झुरझुरी लेकर रह गई। तो तुम हो जावर की बीवी? वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से ढूंढ ली? वो शख्स अपनी बेहुदा गुफ्तगू से वानिया के होश उड़ा चुका था। उसने यहाँ वहाँ मदद के लिए महमल को तलाशा, लेकिन वो होती तो ज़रूर मदद भी करती। क्या हुआ खूबसूरत चिड़िया, डर रही हो? देखो मैं हूँ ना, डरो मत, तुम्हारा डर एकदम भगा दूंगा। वो आदमी अपनी गलाजत भरी नजरें आंखों से उसे मुस्कुराकर देखते उसके चेहरे को हाथ लगाने ही लगा था कि जावर ने उसके हाथ कोशिश नाकाम बना दी और फिर पुर्ती से वानिया को अपने पीछे छुपा भी दिया। भूल कर भी मेरी चीज़ों पे मत रखना, वरना ये तुम्हारी आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा, समझे? जावर ने उसे गिरेबान पकड़कर उसको झटके से गाड़ी को लगाया और एक करारा सा मुक्का उसके चेहरे के नज़र किया, जिस पर वो आदमी चीख पड़ा था। रंग फक था, उसे अपने सामने देख कर ही हो गया था। सही का सरब जावर के मुक्के ने पूरी कर दी थी। जावर ने गुस्से से वानिया को देखा, उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद करता उसे साथ ले गया। तब से जावर को वानिया पे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वानिया के आंसू उसे ठीक से गुस्सा करने भी नहीं देते थे। वो बेबस सा रह जाता था। अपनी कमजोरी को किसी पर भी आया नहीं करना चाहता था, खुद अपने ऊपर भी वो ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। काफ़ी दिन से ये मानने से ही इंकारी था, लेकिन अब उसे फिक्र लग चुकी थी। वो अपनी अजीज चीज़ों और इंसानों के लिए जुनूनी और वहशी था। सभी उसके जुनून से डरते थे। अब जावर का अगला कदम क्या था कोई भी नहीं जानता था। वो कैसे आया मेरे इलाके में? जावर शब अपने आप में नहीं था, वहशी बना यहाँ वहाँ घूम रहा था। यार जावर बस करो, आराम से सुकून से इसका हल निकालते हैं ना, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मीरा अब उसे कंधे से पकड़ा और उसे कूल करने की कोशिश करने लगा। फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। नहीं मेरे मीरू, मुझे इसका बीवी शाह का बुरा हाल करना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखने की? अब तो मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वो भुगतेगा और ज़रूर अपने किए की सज़ा पाएगा। मैं अब उसे और ढील नहीं दे सकता। वो बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, उसकी जहनीत बहुत ही गंदी और बेहुदा है। वो सोफे पर बैठा गुस्से से लाल अंगारा हो चुका था। देख जावर, तू अभी बहुत गुस्से में है, अभी ये हल नहीं निकलता कि एक आदमी से हम ऐसे कोई एक्शन लें। जो हमने प्लानिंग की है उस पर ही चलना पड़ेगा। मीराब ने उसे समझाते हुए कहा। मैं और सब्र नहीं कर सकता मीरू, अब और नहीं, मेरी बर्दाश्त यहीं तक थी। अब बात मेरी बीवी तक आ चुकी है, इसके इरादा बहुत गंदे हैं। मैं उसकी आंखों में चैलेंज देखा है कि अब उसको बचा सकते हो तो बचा लो। हिम्मत कर यार, कुछ नहीं होता, हम सब उसकी हिफाजत करेंगे ना। और पहली बात कि तुम खुद ही उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी उसके कंधे पर हाथ रखते हो, उसे हिम्मत दिला के बोला, जिस पर जावर की होंठ मुस्कुराहट में ढल गया। वानिया का वो कैसे इलाज करने वाला था ये वो अच्छे से जानता था। मीरा अब उसको मुस्कुराते देखा तो सुकून का सांस लिया। उसके जहन से सोचेगा कहाँ जा रहे हो? अब उसको अचानक से उठकर बाहर जाते देखकर बोला, जा रहा हूँ किसी का दिमाग दुरुस्त करने। जावर ने मुड़े बगैर जवाब दे। यार जावर, तुम उसको बख्श क्यों नहीं देते? उसकी जान भी अजाब में डाली है। मीरा अब खफा होकर उससे कहा, उसी में तो मज़ा है, यहाँ सुकून मिलता है मुझे। अपने दिल की तरफ इशारा करके मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया, जबकि पीछे मीराब उसकी अजीबोगरीब मंतक पर हैरान था। अमजद चीख कर उसे आवाज़ देता अपने बेड पर गिर सा गया। जी साहब, अमजद की उसकी आवाज़ पर ही हाजिर हुआ। मुझे वो लड़की चाहिए, हर हाल में जाओ उसे लाओ, मेरे बिस्तर की जीनत बनाओ, आज ही वो मुझे चाहिए। कभी शायद नशे में गलादत बोलने से बाज ना आया। कौन सी लड़की? अमजद हैरान हुआ। आप किस लड़की के चक्कर में पड़ गया है? जावर शाह की बीवी चाहिए मुझे, धाड़ कर बोलता, नशे में अपने होश व आवाज़ को बैठा था। जबकि उसका खास मुलाजिम उसे नफरत से देखता वहाँ से जाने लगा। बुढ़ा मरता भी नहीं है, उम्र देखो कमी नहीं, कब्र में टांगे लटक रही हैं और हवस पूरी करनी है। अमजद मुँह में बड़बड़ा कर वहाँ से निकल गया और बाहर बैठी कॉल गर्ल को अंदर भेज दिया। अब कबीर शाह को कैसे इस्तेमाल करना था वो अच्छे से जानता था।
अपने रूम में आकर उसने बड़ी ही ध्यान से उसकी कॉल मिलाई और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अगले इंसान तक पहुँचाई, जिसको सुनकर वो इंसान सख्ती से होंठ पीट के अमजद को ज़रूरी हिदायत करता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अमजद अब वहाँ की ज़रूरी फाइल ढूंढने में मसरूफ़ हो गया। यही अच्छा वक्त उसे मिलता था कि वो अपने काम अच्छे से कर लेता। अगले इंसान जब तक वो मालूमात फराहम करे, कबीर शाह बहुत करप्ट इंसान था, उसके काम ही काले धंधे वाले थे, जिससे हराम का पैसा कमाता और खाता। वो भूल चुका था कि अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है। जब उसकी पकड़ होती है तो अदाब सख्त से सख्त हो जाता है, लेकिन इंसान शैतान होकर बहकाओं में अपना गैर खो चुका है होता है और उसे अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं रहती।